नमस्कार, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर करुणेश रघुवंशी आज इंदौर में एक विशेष प्रयोजन से मेरे साथ आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही मेधावी गुड़िया हमारी यशवी रघुवंशी मेरे साथ हैं और साथ में हैं उनके ब्रदर हर्ष रघुवंशी। तो भाई एक सोचने वाला मैटर है कि भाई क्या बात है, आप इतनी दूर से यहाँ चल के आए हैं, आज आप यशवी से बात करना चाहते हैं, हर्ष से बात करना चाहते हैं, तो क्या विशेष प्रयोजन है? तो भाई बिल्कुल बहुत ही विशेष प्रयोजन है। और आज जो हम इनके साथ हैं वो इस पर्पज़ से हैं कि क्या कंपटीशन परीक्षा को घर से भी क्रैक किया जा सकता है? क्या ये बहुत ज़रूरी है कि हम बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों का सहारा लें? क्या ये ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन मोड का सहारा लें, हम स्पेशल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, या फिर हम अपने आप पे विश्वास रखें? क्या अपने आप पे विश्वास रख के भी इस परीक्षा को पास किया जा सकता है? मित्रों, बिल्कुल किया जा सकता है। आज जो गुड़िया मेरे साथ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुड़िया ने नीट की एग्ज़ाम को, यशवी ने नीट के एग्ज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से क्रैक किया है। और जो इन्होंने स्कोर किया है वो 658 के आसपास इन्होंने स्कोर किया है, और केवल अपनी मेहनत से। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर विद्यार्थियों को ये जानना चाहिए कि किस तरह से नीट की एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहिए, किस तरह से इतने बड़े कॉम्पिटिशन्स के अंदर हम कैसे अपने घर पे रह के सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो गुड़िया ने तैयारी की है, 2 साल इन्होंने इस परीक्षा को दिया है। सेकंड अटेम्प्ट के अंदर इनको ये बेहतर सफलता हासिल हुई है। पहला जो अटेम्प्ट इन्होंने दिया था वो कहीं ना कहीं तैयारी तो की थी, लेकिन वो अनुभव नहीं था। लेकिन देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि पहली बार भी तैयारी इन्होंने अपने दम पे करने की कोशिश की, और जो दूसरी बार जो इन्होंने तैयारी की वो भी अपने ही दम पे की। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं इनके ब्रदर हर्ष रघुवंशी, और कहीं ना कहीं जो उनका सहयोग रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। और यहाँ पर मुझे जो प्लस पॉइंट रखा, जो मैंने इनसे टेलीफोनिक डिस्कशन किया, तो मुझे जो प्लस पॉइंट लगा वो ये लगा कि कहीं ना कहीं जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही स्पेशल है। कहीं ना कहीं जो इन दोनों की केमिस्ट्री है कुछ अलग लेवल पे है, एक दूसरे को समझने की ताकत कुछ अलग लेवल पे है, और कुछ अपना क्रिएट करने की ताकत है कि भाई कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैसेज सब बच्चों तक पहुंचना चाहिए। और आज मैं सब बच्चों से चाहूँगा कि इस इंटरव्यू को बड़े ध्यान से देखें और कई चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें कि क्या हम इस सफलता को बिना किसी मदद के प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यशवी से और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसी इनकी जर्नी रही है। 9th ऑनवर्ड्स क्या इन्होंने विचार कर लिया था कि मुझे नीट की एग्ज़ाम को क्लियर करना है? बेटा, आपको क्या लगता है कि आपने 9th से ही ये विचार कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, या बाद में सब धीरे धीरे ये सब चीज़ें क्रिएट हुई? मैंने 9 से ही डिसाइड करा था कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद 10th के बोर्ड्स होने के बाद मैंने जैसे ही प्रिपरेशन चालू करी, वैसे ही मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ यही होता है कि इतना मैनेज नहीं हो पाता 11th-12th के साथ नीट की प्रिपरेशन। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। फिर उसके बाद 12th के साथ जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मेरे 138 मार्क्स ही आए थे सिर्फ। तो तब फिर मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि नहीं, ये तो 12th के साथ मैंने दिया, नेक्स्ट ईयर मैं जब ड्रॉप लूँगी तो मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजी जो होगी वो फॉलो करके मैं और अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ। पर अफसोस उस समय भी मेरा 450 स्कोर ही था। उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि मैंने जब 138 से खुद की स्ट्रैटेजी बना के 450 मार्क्स अचीव करें, तो मैं जब स्ट्रैटेजी को और थोड़ा पॉलिश करूँगी तो मैं मतलब मुझे खुद पे इतना विश्वास था कि मैं 450 से अच्छा स्कोर ले आऊँगी कि मैं गवर्नमेंट सीट मतलब मेरी पक्की हो जाए। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं जो आपने ये विचार किया था, ये आपने 9 से किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट 9th 10th और 11th 12th में केवल एक ये, मुझे ऐसा लग रहा है केवल एक विचार तक ही था, कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन इसके पीछे नहीं थी, कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी इसके साथ नहीं थी। और कहीं ना कहीं शायद आपने परीक्षा एक बार ऐसे ही दे दी कि जैसे जनरली बच्चे देते हैं कि चलो भाई ठीक है यार, एक बार देख लेते हैं कैसी ये परीक्षा होती है। लेकिन फिर आपको ऐसा लगा कि यार मुझे तैयारी करना चाहिए, और पिछले 2 वर्षों की जो आपकी सेल्फ मेहनत है, इसी वजह से आप 450 और 450 से फिर 658, राइट, 450 से 658 का जो आपने सफ़र तय किया है वो उसी बेस पे किया है।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब बच्चों कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आती है कि 9, 10 और 11 और 12 अगर ये आपका उस लेवल पे भी बेहतर तैयार नहीं हो पाए तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना भाई, जब जागे तब सवेरा। बिल्कुल सही बात है। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। यानी सीधी सी बात है कि जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे ना कि आपको सफलता प्राप्त करना है, तो कहीं ना कहीं आप उस सफलता को बिल्कुल प्राप्त कर लेंगे। और आप समझ सकते हैं कि गुड़िया ने 9, 10, 11, 12 जो किया था, एक अच्छे सामान्य विद्यार्थी के रूप में किया था। कहीं एक बहुत स्पेसिफिक तैयारी या कोई बहुत ज़्यादा हायर परसेंटेज ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल आया जब उन्होंने घर पे बैठ के अपनी तैयारी की और 450 का स्कोर जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि नहीं, आई कैन डू इट। और शायद वही वजह रही है कि जिसकी वजह से इन्होंने इतनी बड़ी सफलता को प्राप्त किया है। तो भाई ये तो यशवी हमें क्लियर हुआ है कि भाई 9 से आपने एक लाइटली विचार किया था और धीरे धीरे आप आपकी स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहे। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी स्ट्रेटेजी रही है स्टडी को लेके, ये स्ट्रेटेजी आपकी रही है या आपके किसी फैमिली मेम्बर का इसमें कंट्रीब्यूशंस रहा है, आपको किसी ने गाइड किया है, या आप खुद अपने हिसाब से करते रहे? आपकी फैमिली में से किसका क्या सहयोग रहा है इन सब चीज़ों को लेके? जो स्ट्रैटेजी थी वो ऑफ कोर्स मतलब किसी भी 12th पास को एकदम से इतना क्लिक नहीं होता है, तो Right. उसमें मेरे भैया ने मेरी बहुत हेल्प करी, क्योंकि उन्होंने भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करा था। फिर Okay. उन्होंने मुझे गाइड करा कि जो नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रैटेजी वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं Right. कि यूट्यूब पे ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेते हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते कि वो जो स्ट्रैटेजी वीडियो होती है वो एक कॉमन पब्लिक के लिए होती है और हर बच्चे का अपना खुद का एक अलग पोटेंशियल होता है। Right. तो फिर मुझे भैया ने बताया कि तेरा जो पोटेंशियल है वो तुझे पता है। Okay. तो इस हिसाब से फिर हम दोनों ने साथ में मिलके हम शेड्यूल पूरा बनाते थे Okay. एक रात पहले अगले दिन का, और फिर मेरा खुद का शेड्यूल होता था क्योंकि मुझे मेरा पोटेंशियल पता है कि मैं इस चीज़ को करने में मुझे इतना टाइम लगने वाला है, एनालिसिस के लिए मुझे इतना टाइम लग सकता है। तो हर बच्चे का वो अलग अलग होता है। मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो आपने शेड्यूल जो आप प्रीवियस डे जो आप फ्रेम करते थे, तो क्या वो हर दिन चेंज होता था या आप वीकली उसको तैयार करते थे? जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो 1 महीने का टाइम टेबल तैयार कर लेते हैं, कुछ वीकली तैयार करते हैं, तो आप पर डे उसमें चेंजेस लाते थे? क्या था आपका इस टाइम टेबल के पीछे, क्या प्लानिंग रहा है? जो शेड्यूल होता था वो हर दिन का हम अलग अलग बनाते थे। ओके। क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता, मतलब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर हमने एक दिन का कुछ टाइम टेबल बनाया है राइट। तो उसमें भी हमको कुछ चेंजेस करने पड़ बिल्कुल। सकते हैं। तो ऐसा मंथली टाइम टेबल तो नहीं, हर दिन का नया टाइम टेबल बनाओ और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। ओके। अब मुझे बताइए, जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर प्रिपेयरिंग देयर ऑन टाइम टेबल, बट रियली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द सेम। तो कुछ आपके साथ भी ऐसा हुआ कि कहीं आप फॉलो नहीं कर पाए, और अगर आप फॉलो नहीं कर पाए तो फिर आपने उसको कैसे बैकअप किया, किस तरह से मैनेज किया उन चीज़ों को? शेड्यूल जो होता है वो कभी भी 100% फॉलो हो नहीं सकता है किसी का Right. भी। शुरुआत में मैं जब बनाती थी तो मैं खुद का शेड्यूल इतना स्ट्रिक्ट बना लेती थी कि वो फॉलो नहीं हो पाता था। फिर ऐसा लगता है कि शेड्यूल तो मैंने ही बनाया पर मैं खुद उसको फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा डीमोटिवेटिंग ऐसा हो जाता है। राइट। फिर बाद में समझ में आने लगा कि शेड्यूल को इतना भी टाइट नहीं बनाना चाहिए कि वो फॉलो ना हो, थोड़ा लीनियंट रखो उसे। फिर लीनियंट जब मैंने शेड्यूल बनाना चालू करा तो उसमें शुरुआत में 60% 70% फॉलो होता था। Right. एंड तक आते आते मैक्सिमम 80% शेड्यूल फॉलो हो रहा है, इसका मतलब इट्स ओके। ओके ओके। इट मीन्स अगर आप 50-60% उस शेड्यूल को धीरे धीरे फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे उसको अगर 80% तक भी लाते हैं तो सक्सेस वुड बी योर्स, राइट? आप यही Right. बताना चाह रहे हैं कि अगर 60 से लेकर 80% तक आप उस शेड्यूल को फॉलो करते रहे और कहीं ना कहीं उसको आप ग्रो करते रहे, उसको थोड़ा सा बढ़ाते रहे और 80% पे से आगे नहीं भी बढ़ा पाए तब भी आप एक अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे बताइए कि सब्जेक्ट को लेके कुछ स्ट्रेटेजी रही है आपकी? बच्चे कुछ ना कुछ बड़ा कन्फ्यूजन होता है भाई, जैसे अब नीट की जो बच्चे तैयारी करते हैं तो फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी रहता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो मैं कई बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जो कहीं ना कहीं पीसीबी के बच्चे होते हैं, बायो बैकग्राउंड से होते हैं, वो बच्चे फिजिक्स से थोड़ा सा घबराते हैं, तो वो सही समय जो समय फिजिक्स को देना चाहिए वो नहीं देते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट को लेके जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन था, जो आपकी डे वाइज प्लानिंग चलती थी, तो यहाँ पे आप
किसी भी सब्जेक्ट को टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी करते थे, या एक कंटेंट को लेके और टाइम को अवॉइड आप कर देते थे ना? जैसे दो तरह से नॉर्मली बच्चे पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग कि मुझे 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है साहब, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 3 घंटे बायो पढ़ना है, 3 घंटे बायो पढ़ना है। एक तो ये होता है। दूसरी स्टडी ऐसी होती है टारगेट बेस होती है, टाइम डजंट मैटर, मुझे तो टारगेट करना है कि मेरा फिजिक्स के अंदर ये पार्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए, बायो होना चाहिए, फिर ठीक है वो आधे घंटे में हो रहा है, देन ओके, 4 घंटे लग रहे हैं तो ओके। तो आपके साथ ऐसा क्या रहा, किस हिसाब से आपने इस चीज़ को प्लान किया? मैं हमेशा टारगेट बेस्ड स्टडी करती थी कि ओके। अगर मैंने एक दिन का ये टारगेट लिया है तो मुझे उसको अचीव करना है। फिर टाइम मैं अपने हिसाब से, मतलब ऐसा होता था कि सपोज़ मैंने किसी चीज़ में 2 घंटे का टाइम लिया है, हो सकता है कि वो चीज़ जो है उसके लिए मुझे 2.5 घंटा 3 घंटा लग रहा है, तो Right. वो ठीक होता है, मतलब इट्स ओके। अगर उसके मतलब टाइम अगर इतना मैनेज नहीं हो पा रहा है, जैसे 80% शेड्यूल फॉलो हुआ, तो जो बचा हुआ शेड्यूल है उसको नेक्स्ट डे के लिए करो। ऐसा होता था, मतलब, और ऐसा नॉर्मली होता है बच्चों के साथ। ओके, मतलब कुल मिला के था कि आप टारगेट बेस स्टडी करते थे, और एज वेल एज अगर टारगेट एक दिन में अचीव नहीं होता था, सेकंड डे करते थे। पेंडेंसी में उसको ज़्यादा दिन नहीं रखते थे, किसी भी तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करके और जो आपका टारगेट है उसको एनी कास्ट आप अचीव करते रहे। हाँ। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि कहीं ना कहीं वी पीपल्स आर सोशल क्रीचर, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज की कई जवाबदारियां हमारे साथ लगी हुई है, परिवार में कई तरह के कार्यक्रम, समाज में कई तरह के कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। तो ये जो आपने 1 साल जो अथक प्रयास किया जिसकी वजह से आपका इतने अच्छे अंकों के साथ सिलेक्शन हुआ है, तो क्या इस 1 वर्ष के अंदर आपने इन सभी चीज़ों को अवॉइड किया, या आप इन सभी चीज़ों के साथ भी कॉप अप करते रहे और आपकी स्टडी को भी मैनेज करते रहे? क्या रहा आपके साथ? मैंने सबसे पहले तो सोशल मीडिया जो है उसको पूरी तरह से अपनी लाइफ से हटा दिया था। Very सारे good. जितने भी अकाउंट्स थे सब डीएक्टिवेट कर दिए थे। इवन मैं व्हाट्सएप भी नहीं चलाती थी। और मतलब सोशल मीडिया एक तरह से स्लो पॉइजन की तरह होता है, ओके। क्योंकि स्लो पॉइजन आपकी बॉडी में आता जा रहा है, आपको पता नहीं चलता है, एकदम से इफेक्ट डालता है। वैसे ही सोशल मीडिया जो है स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको वो कम करता जाता है, आपको पता भी नहीं चलता वेरी है। गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैंने पूरा सोशल मीडिया वगैरह सब ठीक है। डीएक्टिवेट कर दिए थे, सारे अकाउंट वगैरह। और सोशल गैदरिंग वगैरह में मैं जाती थी, पर इतना नहीं जाती थी, क्योंकि आपको एक हेल्दी डिस्टेंस बना लेनी चाहिए जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो। ओके। फ्रेंड्स से भी, रिलेटिव से भी। जैसे अगर हम देखें तो जो संत मुनि होते हैं वो ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं। Right. बुरी चीज़ बिल्कुल नहीं है, पर क्योंकि वो एक तरह से उनका एक वो हो जाता है, क्योंकि वो संत है इसलिए वो ऑनियन गार्लिक वगैरह को छोड़ देते हैं। वैसे ही कुछ समय के लिए मैंने प्रिपेयरिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको संत बनना पड़ता है, आपको एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी पड़ती है फ्रॉम सोशल मीडिया। आपकी जितनी भी सोशल लाइफ होती है उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना पड़ता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। मतलब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ हमको सीखने को मिल रही है कि भाई सोशल मीडिया, इट मीन्स यहाँ पर हम इंटरनेट के यूज़ की भी बात करेंगे, सोशल मीडिया के जितने भी ऐप हैं उनकी बात करेंगे, हम यहाँ पर यूट्यूब की भी बात करेंगे, हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की भी बात करेंगे। सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इंक्लूड हो रही है। तो यहाँ पर जैसे कि याशी ने हमको बताया कि भाई सब छोड़ दिया इन्होंने, ये ना सीधी सी बात है। एक चीज़ आप लोग भी बिल्कुल गांठ बांध लें कि यदि आपको कोई भी बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करना है तो आपको एनी कास्ट एनी कंडीशन आपको सोशल मीडिया पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल से आपको पूरी तरह से दूरी बनाना पड़ेगी, आप कहीं भी इंटरनेट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और चूँकि जैसा कि हम सोशल रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा गुड़िया ने बताया हमको कि भाई एक संत का एक जो उदाहरण दिया बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भाई ठीक है ना, हम पूरी लाइफ के लिए थोड़ी सेक्रीफाइस करें, लेकिन कुछ समय के लिए हमको करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो हमारी सोशल लाइफ है उससे हम पूरी तरह से आइसोलेट नहीं हो सकते, लेकिन दूरी बनाना चाहिए, हमारी आवश्यकता के अनुरूप दूरी बनाना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ तो पूरी तरह से क्लियर हो गया कि पार्शली इन्होंने इनकी सोशल लाइफ को छोड़ा है और 100% इन्होंने इनके सोशल मीडिया को छोड़ा है, और इसी वजह से यह सफलता इनको प्राप्त हुई है। हर्ष, जैसे मैंने जो यशवी से टेलीफोन पे जो चर्चा की तो कहीं ना कहीं उसमें आपका जिक्र हुआ। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, जहाँ तक मैंने आपके बारे में जाना है कि भाई आपने आईआईटी जैसी एग्जामिनेशंस की तैयारी की है और आपने इंदौर जीएस आईटीएस से बीटेक कंप्लीट किया है, और कहीं ना कहीं इनकी सफलता में आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो किसी भी मतलब जनरली मैंने देखा है कि
भाई और बहन का नॉर्मली कॉम्बिनेशन घर में सही नहीं रहता है। दो भाई हैं तो झगड़े होते रहते हैं, बहन भाई हैं तो झगड़े होते रहते हैं। कहीं ना कहीं जो कॉपरेशंस घर में मिलना चाहिए वो थोड़ा सा कम मिलता है, और फ्रेंड सर्कल पे कहीं ना कहीं ज़्यादा बच्चों का झुकाव रहता है। लेकिन ये दो बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, हर्ष और यशवी, और भाई इनके साथ एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, बड़ा अच्छा इनका फैमिली बैकग्राउंड है, बड़ा अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर है, कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के साथ सहयोग किया। तो अब हम हर्ष से ही जानना चाहेंगे कि गुड़िया की सफलता में हर्ष आपका क्या योगदान रहा है? जी, शुरुआत से मुझे तो पता समझ आ गया था ये कि जो गलतियां मैंने करी हैं वो मैं इसको बता सकता हूँ कि ये तू मत कर, इससे तेरा बहुत टाइम बच सकता है। और जो आपने बॉन्ड की बात करी तो वो भी हमारा धीरे धीरे डेवलप हुआ पिछले 2 साल में। जब मतलब दिन में पूरे टाइम हमारी बात होती रहती थी कि अभी कितना हुआ, अभी कितना हुआ। स्केड्यूल हम बनाते थे तो एक दूसरे का सब कुछ पता था। फिर अप्स और डाउन्स दोनों हर किसी की लाइफ में आते हैं। तो याशी की लाइफ में भी जब आया कि जब उसके 12th में इतने कम मार्क्स बने नीट में, तो उसके बाद वो एकदम डिमोटिवेट हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ। उसने बाकी कैरियर ऑप्शन सोचे, पर मैंने उसको बोला कि तू एक बार ट्रस्ट करके देख, मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करके देख, शायद तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही उसकी एक स्पेशलिटी है कि उसने मेरे पे ट्रस्ट करा, वरना वो भी बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो वही मुझे स्टार्टिंग में एक चीज़ समझ आ गई थी कि टोटली 3 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। ये लोग 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक होते हैं कि जो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बचपन से, उनको पता रहता है कि अपना हो जाएगा, वो कहीं जाए नहीं जाए। बिल्कुल सही। दूसरी कैटेगरी इसमें ये होती है कि जो फैमिली बैकग्राउंड जिनका वीक है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है, तो उनके पास एक मोटिव फोर्स होता है कि हाँ अपन को मेहनत करनी है, अगर अपन ने मेहनत नहीं करी तो अपन प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें याशी और हम सब लोग फॉल करते हैं। कि अपने को कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, अपने को ड्राइविंग फोर्स ढूंढनी पड़ेगी कि क्या अपनी ड्राइविंग फोर्स है। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए हमने क्या करा कि कई स्ट्रेटेजीज थी हमारी जो आउट ऑफ द बॉक्स हमने सोची। जनरली बच्चे क्या करते हैं, डेली यूट्यूब को वो लोग मतलब सोशल मीडिया मानते ही नहीं है। वो मानते कि नहीं ये तो अच्छी चीज है, स्टडी के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। वो खुद ही को मतलब पागल बनाते हैं। करेक्ट। तो ऐसा होता है कि दिन भर आप कुछ ना कुछ पढ़ के आ रहे हो या आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हो तो आप डिप्रेस्ड रहते हो या टेंशन में रहते हो, पर जैसे ही आप 2-4 रील देख लोगे आपका टेंशन 2 मिनट में खत्म हो जाता है। और ये चीज़ सब मैंने फेस करी तो मैंने उसको बताई। और याशी की प्रिपरेशन में एक स्पेशल बात ये है कि इसने 2 साल में एक भी स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी थी। बहुत बढ़िया। तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आपको जो स्ट्रेटेजी वीडियो देखनी है, जितनी देखनी है देख लो, पर जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो ना उसके बाद से एकदम बंद कर दो स्ट्रेटेजी वीडियो देखना। उससे क्या होता है कि आप ट्रस्ट ही नहीं करते हो। अगर ये डेली स्ट्रेटेजी वीडियो देख रही होती तो अगर मैं कुछ बोलता तो ये मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रही होती। बिल्कुल। चाहे हम भाई बहन, पर ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको कुछ अच्छा दिखेगा तो आप उसकी तरफ जाओगे और उसमें भी आप डाइवर्ट होते रहोगे। हाँ। क्योंकि आप लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस तरह के स्टडी करोगे, और आई थिंक वो स्टडी आपको स्ट्रेटेजी समझ में तो आएगी लेकिन आप फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते रहोगे। हाँ। बिल्कुल सही। और इसी में स्टूडेंट्स भी अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं इस कैटेगरी में आकर, कि वो ज़्यादा स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हैं, सब कुछ देख के आते हैं और अपने स्कूल टीचर्स पर थोड़ा उनका ट्रस्ट कम होते जा रहा है इस चीज़ से, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैंने इसको यही बोला कि कभी भी टीचर को या सोर्स को अपना वो मत बनाना कि नहीं इससे ज़्यादा मेरे को आता है, उन पे एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करना। इसने मुझ पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करा, मैंने जो बोला उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करा, और जो टीचर से जो भी पढ़ी है उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करा इसने स्कूल में। राइट। मतलब उन सभी चीज़ों पे इन्होंने ट्रस्ट किया है, आपकी बात भी मानी है, और आपको ये लगता है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण यही रहा कि कहीं भी इन्होंने एक बार अपनी पढ़ाई की जब तैयारियां चालू की तो उसके बाद इन्होंने कहीं भी एक मोटिवेशनल वीडियो या स्ट्रैटेजी वाले वीडियो या जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह के वीडियो आते हैं इसी सब पर्पज़ से वो इन्होंने बिल्कुल नहीं देखे। इसकी वजह से इनका माइंड बिल्कुल प्योर रहा, और इन्होंने जो स्कूल लेवल पे पढ़ा था वो टीचर भी इनके लिए कहीं ना कहीं आदर्श रहे, उनको भी ये फॉलो करते रहे, और घर में जो गाइडलाइन आपने दी उसको भी ये लगातार फॉलो करते रहे। बहुत बढ़िया। तो भाई देखिए, हर्ष से हमको ये चीज़ बड़ी अच्छी क्लियर हुई है कि आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने कुछ चीज़ें जो हमको बताई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बताई है कि किसी भी बच्चे को यदि सफलता प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। उसके जो बहुत नियर और डियर हैं, जो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, जो उसके लिए बहुत बेहतर करना चाहते हैं, उनकी बातों पे ट्रस्ट करना है, और पर डे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो उनके साथ शेयर करना है, हर दिन उसके अंदर सुधार करना है। कहीं भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी नहीं भटकना है।
हर्ष यही आप बताना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, और वही इसके अलावा और कुछ आप बच्चों को बताना चाहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा बच्चों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने जाना है कि जब बच्चे नीट की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट की उनको तैयारी करना पड़ती है। और जनरली जो बायो बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं उनका फिजिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुअर रहता है कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और जो उनका स्कोर भी होता है नीट के एग्जामिनेशन के अंदर, उसके अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं या जो सिलेक्शन उनका मिस हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स का जो मार्किंग रहता है उसका कहीं ना कहीं योगदान तो रहता है बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हर्ष का बैकग्राउंड रहा है वो पीसीएम को लेके रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी फिजिक्स पढ़ने की जो स्ट्रैटेजी रही है वो कुछ और रही है। इन्होंने मैथ्स पे फोकस किया है, फिजिक्स के ऊपर फोकस किया है। और जब इन्होंने याशी को वो सब चीज़ें बताई तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फिजिक्स शायद इसलिए इनका और बेहतर हुआ होगा। आपको क्या लगता है? हाँ, फिजिक्स में जैसे कुछ चीज़ें मैंने जो इतने सालों में सीखी, तो वो मुझे समझ आया कि अगर कोई भी अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो अपने को ये लगता है कि हर टॉपिक नया लगता है कि भाई ये क्या है, ये क्या है। Right. तो उसके लिए अपन ये कर सकते हैं कि पहले स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही 10 मिनट का अगर एक ओवरव्यू मिल जाए, और ये अपने टीचर्स आपको आसानी से दे सकते हैं, अपने स्कूल टीचर्स पे आप बिल्कुल बिलीव कर सकते हो इसमें, वो आपको बहुत अच्छे से एक बैकग्राउंड दे देंगे। फिर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स भी पढ़ने जाते हो, जैसे कोई भी जनरली नीट का बच्चा डीसी पांडे नहीं करता होगा, पर इसने डीसी पांडे भी करी है। ओके। क्योंकि मैंने इसको सोचने ही नहीं दिया, इसको टाइम ही नहीं दिया सोचने का कि नीट की ये क्या क्या बुक्स कर सकती है। राइट। स्टैंडर्ड बुक हमारी डीसी पांडे बन गई थी और उस पर ब्लाइंड फेथ करके हमने उसको फॉलो करा। उसकी थ्योरी भी अच्छी थी, उसके क्वेश्चंस भी अच्छे थे, सब अच्छा था। तो उससे काफ़ी इसको नीट के क्वेश्चंस ईजी लगने लगे थे। हाँ डेफिनेटली ना, एक आपने एक उस चीज़ का एक टफ लेवल मतलब बताया है, तो कहीं ना कहीं नीट के लिए जब इजी लेवल वाली चीज़ें आई तो उनका दिमाग कहीं ना कहीं उस टफ लेवल की चीज़ों को समझा भी और उसको करने के लिए तैयार भी हुआ, तो वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं इजी गोइंग होती चली गई। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि भाई किस तरह से हर्ष ने इनकी मदद की एज ए ब्रदर, और किस तरह से जो पीसीएम में इन्होंने जो स्टडी की थी, फिजिक्स के लिए जो स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई थी, उसका याशी को किस तरह से फ़ायदा मिला और किस तरह से इन्होंने ये अच्छी सफलता को प्राप्त किया। याशी, अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा एग्जामिनेशंस के टाइम टेबल को लेके। जनरली कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमको सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना चाहिए तो हम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लेट नाइट पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ये अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट का कॉन्सेप्ट कहाँ तक सही है, और कोई भी बच्चा अगर अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट मैं भी पहले मतलब सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी, पर उसके बाद मुझे समझ में आया कि जो एग्ज़ाम है नीट की वो होती है 2 बजे से 5:20 तक। तो अगर मैं सुबह जल्दी, जैसे मैं 4 बजे उठ के पढ़ती थी, तो ऑलमोस्ट मेरा आधा दिन हो जाता था 2 बजे तक, और आधा दिन हो जाने की वजह से मेरी जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उस समय पे 2 बजे से लेके 5:20 तक वो बहुत कम हो जाती थी। तो फिर बाद में हमने ऐसा करा कि मैं थोड़ा लेट उठती थी ताकि 5:20 तक का जो समय 2 से लेके 5:20 तक वो मेरा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव निकले। उसमें मैं टेस्ट देती थी, उसमें मैं जो भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने होते थे वो सॉल्व करती थी टेस्ट फॉर्म में हमेशा, और यही मेरा फिर एंड तक स्ट्रैटेजी रही है। ओके ओके ओके, इट मीन्स यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को क्लियर हो रही है कि टाइम डजंट मैटर। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे, या लेट नाइट पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे। इन्होंने जो इनके टाइम मैनेजमेंट को मैनेज किया वो इस हिसाब से किया है कि हमारी एग्जामिनेशंस का टाइमिंग्स क्या है, और कोशिश ये की कि एग्जामिनेशंस के ड्यूरेशंस के अंदर हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहे, हमारा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने पूरे दिन के प्लान को कुछ इस तरह से सेट किया कि 2 बजे से लेके 5:20 तक इनका जो एनर्जी लेवल है वो सबसे ज़्यादा हाई रहे, इनकी जो प्रोडक्टिविटी रहे वो सबसे ज़्यादा हाई रहे। और जो इनसे बात की तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि टाइम मैटर नहीं करता है, कहीं ना कहीं जो समय एग्जामिनेशन का है उस पर फोकस करो, और जब तक आप बहुत प्रोडक्टिव रह सकते हो टारगेट बेस करके उस प्रोडक्टिविटी के साथ लगातार आप काम करते रहो। सही बोल रहा हूँ? यही स्टडी रही आपकी, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइए कि नॉर्मली जो बच्चे नीट जैसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो
कितने घंटे उनको तैयारी करना चाहिए, अपने रूटीन्स को किस तरह से उनको मैनेज करना चाहिए और कितना समय उनको सोने में बिताना चाहिए? सोना कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना होता है। लाइक आप 7 घंटे की नींद लो, 6-7 घंटे की। ओके। हाँ, वो नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। फिर उसके बाद अपना जो डेली रूटीन वाला टाइम होता है, आप उसको धीरे धीरे कम करिए। जैसे मैंने मेरे खाने का टाइम भी, जो ब्रेक होते थे बीच में, उसमें मैं खाना भी खाती थी, उसी में जितना भी मेरा डेली रूटीन का वर्क होता था वो मैं करती थी। लाइक उसके लिए मैं टाइमर लगाती थी कि 10 मिनट में खाना खाना है, 5 मिनट में नहाना है। राइट। हाँ, तो ऐसे आपको थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और पढ़ने में इनिशियली आप 10 घंटे पढ़िए, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना टाइम इंक्रीज़ करते करते एंड तक 15 घंटे 16 घंटे ऐसे हो जाने चाहिए। ओके, मीन्स 6 to 7 आवर्स हमको कम से कम स्लीपिंग टाइमिंग्स रखना चाहिए। डेली रूटीन के कामों को कहीं ना कहीं हमारे जो शॉर्ट ब्रेक होते हैं उसमें हमको पूरा करना चाहिए। 6 से 7 घंटे तक हम सोते हैं, हमारे डेली रूटीन के काम में हम ज़्यादा समय हमारा बर्बाद नहीं करते हैं। 10 घंटे के आसपास से हम स्टडी को स्टार्ट करते हैं, 15-16 घंटे तक अगर उसको लेके आते हैं तो हम एक अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, तो बच्चों यहाँ ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि भाई 6-7 घंटे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 8-10 घंटे से अपनी पढ़ाई को चालू करो और भाई 16-17 घंटे इट्स मोर देन इनफ। यहाँ तक अपने शेड्यूल को लेके बनाओ और यहाँ तक आप अपनी पढ़ाई को लेके आओ। इस आवर्स को एक हाई प्रोडक्टिविटी के साथ आप यूज़ करो। डेफिनेटली जिस तरह से याशी ने जो सफलता प्राप्त की है वो सफलता को आप भी बिल्कुल प्राप्त करेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और यासी आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ तक अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा मुझे बताइए कि किस तरह की बुक्स से बच्चे जनरली बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं कि नोट्स के मैटर पे, मतलब इस कोचिंग के नोट्स भी मिल जाए, उसके भी मिल जाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये भी डाउनलोड कर ले, वो बुक भी खरीद लें, मतलब ये उनके दिमाग में चलता रहता है। और कहीं ना कहीं जो उनकी बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसको वो थोड़ा सा कहीं ना अवॉइड करते हैं और बहुत सारी रेफरेंसेस के चक्कर में, अलग अलग तरह के नोट्स के चक्कर में फंसे रहते हैं। और मतलब गूगल पे भी सर्च करेंगे, जहाँ तक मैंने बच्चों से बात की है, तो वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं किसको पढ़ें किसको नहीं पढ़ें, कहाँ से मटेरियल निकालें, कहाँ से डाउनलोड करें। मार्केट में जाते इतनी तरह की बुक्स अवेलेबल है, फिर किसी टीचर्स ने उनको कोई स्पेशल बुक बताई तो उन्होंने वो खरीद ली, फिर किसी क्लासमेट ने कुछ बताई फिर उनका दिमाग उस बुक पे चला गया। मतलब वो खुद का कुछ भी प्लान कर नहीं पाते इन पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो आप बताइए बच्चों को कि भाई क्या करना चाहिए ऐसे बुक के मैटर को लेके, नोट्स के मैटर को लेके, और किस तरह से एक अच्छी सफलता मिल सकती है। नीट जो एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी बेस्ड होती है मेनली, तो मैंने एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करा था। बायो के लिए एनसीईआरटी मतलब सफिशेंट होती है। और जो एक्स्ट्रा कुछ देखना भी होता है बायो में, तो वो ऐसा होता है कि आप जो रेफरेंस बुक है उसको जैसे मैंने एमटीजी और पियर्सन को सॉल्व करा था, तो आप उन रेफरेंस बुक में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है उसको आप एनसीईआरटी में ही नोट कर लो, क्योंकि बहुत जगह होती है एनसीईआरटी में लिखने की। राइट। फिर उसी को बार बार रिवाइज करते रहो। बायो की एनसीईआरटी ऐसी कि आपको रटी होनी चाहिए। रटना एक सेंस में बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि नीट में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो उसको फिर मैंने ऐसा करा था कि मैं बायो में हर एक लाइन से खुद के क्वेश्चंस फ्रेम करती थी और एक जगह पूरा लिखती थी। मतलब मेरे पास रजिस्टर्स हैं पूरे, जिसमें मैंने एक एक चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस को फ्रेम करा है हर एक लाइन से। तो बायो में एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। उसको आपको बिल्कुल अच्छे से मतलब बाय हार्ट करना होता है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में भी ऐसा है कि केमिस्ट्री में 3 सब पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक के लिए जो ब्लॉक केमिस्ट्री वाला पार्ट है इनऑर्गेनिक का, वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। मतलब उसमें आपको कोई और सोर्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चन्स के लिए भी जैसे मैंने यूज़ किया था वीके जायसवाल बुक है, उसमें करो तो वो मोर देन सफिशिएंट होता है उसके लिए। इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में 2 पार्ट में ऑर्गेनिक डिवाइडेड है। एक होता है जो एक आपका बेस बनाता है ऑर्गेनिक का, आईयूपैक, जीओसी, आइसोमरिज्म, ये जो चैप्टर्स होते हैं वो
मतलब आप नोट्स वगैरह जो होते हैं उनसे आप उनका बेस अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। उसके बाद वाले जो मेन चैप्टर्स होते हैं जी। जिनसे क्वेश्चंस उठने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से लेके बायोमोलिक्यूल्स तक, जी। तो वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। नेम रिएक्शंस एनसीईआरटी से आते हैं। इनफैक्ट जो एनसीईआरटी के जो इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं वो भी डायरेक्ट उठ के आते हैं एग्जाम में, तो वो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिज़िकल केमिस्ट्री में मैं ये कहूँगी कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आपका एक जो बेस होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो उसमें मुझे किस तरह से मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको जो फॉर्मूले होते हैं वो रटे होने चाहिए बिल्कुल, कि ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में इतने फॉर्मूले हैं। और जैसे हम बचपन में टेबल्स बोलते थे, मैम पूछती थी टेबल्स, राइट तो जैसे टेबल बिल्कुल हमें रटी होती है, राइट वैसे हमें पता होना चाहिए कितने फॉर्मूले हैं उसमें। और वो फॉर्मूले हम मतलब ऐसे बुक बंद करके चैप्टर का नाम और वो जितने भी फॉर्मूले वो सारे हम बोले जाएं। ओके जनरल बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हर चीज़ को समझ के करना चाहिए, समझे बिना काम नहीं होता है। आप थोड़ा सा बच्चों को इस चीज़ की ओर इशारा करना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में रट्टाफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जिस तरह से हमने बचपन में हमारी हिंदी वर्णमाला, जिसको अ आ इ ई उ ऊ जो आज भी याद है हमको, कक्का किक्की जो भी बोलते थे, जिस तरह से हमने टेबल्स पहाड़े याद किए हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे इस नीट की तैयारी में भी ऐसी हैं, वो भले फिजिक्स सब्जेक्ट हो या वो केमिस्ट्री हो या बायो हो, कि जिसको याद करना ही पड़ता है। यदि उसको बाय हार्ट आप अगर तैयार कर लेंगे, मेमोराइज परफेक्टली कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको परीक्षा के समय में मदद करेगी। राइट, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो तैयारी आपने सेल्फ मोड पे की है, तो जनरली बच्चों के साथ ये होता है कि डाउट सेशन के लिए वो बड़े परेशान होते हैं। डाउट्स पर डे बच्चों के साथ आते हैं। मैंने कई बच्चों से डिस्कस की जो बड़ी काफ़ी नामी गिरामी संस्थानों में, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उन बच्चों से बात की और जब उनसे जानना चाहा कि भाई मुझे एक चीज़ बताओ यार, कि आप बेटा आपके डाउट सेशन कैसे आप क्लियर करवाते हो? क्या हर दिन आपके जितने डाउट रहते हैं आपकी फैकल्टीज़ उस डाउट को क्लियर कर पाती है? तो जो मेरे पास जवाब आए उन बच्चों के, वो बड़े शॉकिंग थे। उन्होंने यही बताया कि बोले सर, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कई बच्चों के डाउट रहते हैं, फैकल्टी कोशिश करती है, ऑनेस्टली कोशिश करती है, लेकिन जो टाइमिंग्स पर डे हमारे डाउट जो सॉल्व होना चाहिए हर बच्चे के, वो बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। धीरे धीरे डाउट हमारे पेंडेंसी में जाते चले जाते हैं। उस पर्टिकुलर डाउट का सॉल्यूशन देने वाले जो फैकल्टीज हैं वो कम रहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, नंबर ऑफ डाउट्स ज़्यादा रहते हैं, और एक स्टेज के बाद बच्चे ये बताते हैं कि फिर हम डाउट पूछना बंद कर देते हैं। इसलिए बंद कर देते हैं कि हमारे डाउट टाइम पे सॉल्व होते नहीं रहते, पेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। एक दिन वो पेंडेंसी इतनी हाई हो जाती है कि फिर ऐसा लगता है कि यार कोई मतलब नहीं है। तो आपने तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया नहीं है, तो ये डाउट आपके साथ भी पर डे आए होंगे, तो आपने इसका सलूशन क्या निकाला? बच्चों को थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कई बच्चे इस समस्या को लेके बिल्कुल परेशान हैं। वो घर पे रह रहे हैं तो भी वो डाउट अपने सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले चाह के भी उनकी समस्याओं को टाइम पे हल नहीं कर पा रहे। तो आपने इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला? क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करता है तो ऑफकोर्स डाउट तो आते ही हैं, मुझे भी आए थे। लेकिन नॉर्मली बच्चे ये करते हैं कि एक बार अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बनाए तो वो डायरेक्ट डाउट में गया, राइट, उसको वापस उठा के खुद से सॉल्व करना ही नहीं है। ओके, तो मैंने ये करा कि अगर कुछ सपोज मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे और मुझे डाउट आया, राइट, तो मैं उनको एकदम से जाके, मतलब नॉर्मली गूगल या यूट्यूब पे आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सर्च कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन नहीं बना तो डायरेक्ट जाके उसका सल्यूशन देख लिया। मैं उसको वापस से एक और बार ट्राई करती थी। तो ऐसा होता था कि सपोज़ मेरे 10 डाउट हैं तो उसमें से 6-7 डाउट मेरे अपने आप ही सॉल्व हो जाते थे जब मैं उनको वापस से करती थी। ओके, तो सपोज़ अगर मैंने 1000 क्वेश्चन करें राइट, तो एट द एंड 2-3 मैक्सिमम मेरे डाउट बचते थे जिनको मुझे यूट्यूब या फिर गूगल पे जाके सर्च करना पड़ता था। तो Okay. जितना हो सके डाउट खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। डाउट नाम की चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो बिल्कुल। ओके। नॉर्मली होता है कि बच्चे एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, जैसे ही डाउट आता है उसको वैसे के वैसे डाउट
के नाम से उसको अपने आप से आइसोलेट कर देते हैं, उसको प्रॉब्लम बताया कि हाँ इसका हम किसी से पूछेंगे, हाँ कोई हमको सॉल्यूशन बताएगा, हाँ हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे, उसको अलग उठा के रख देते हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने आप उस पर्टिकुलर डाउट के सॉल्यूशन के लिए सेल्फ मोड पे लगातार लगे रहे। आपने उस तरह के उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, उस पर्टिकुलर कंटेंट चैप्टर व्हाट एवर भी उसको लेके इस तरह के और भी डाउट्स निकाले और उन डाउट्स की आप लगातार स्टडी करते रहे। और आपने कोशिश ये की कि आप आपके दम पे, आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग जितने डाउट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं उतने आपने खुद किए। और कहीं ना कहीं बहुत हार्डली 2-3% ही आपको ऐसा लगा कि मुझे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प लेना चाहिए। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ बड़ी क्लियर हो रही है यहाँ पर बच्चों, मुझे भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि हम किसी भी फिजिकल प्लेटफॉर्म पे भी यदि एक्टिव नहीं होते हैं, हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव नहीं होते हैं, हम सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, 2 से 3% केसेस के अंदर ही हम गूगल का उपयोग करते हैं, तो भी हम नीट या IIT जैसी या IAS जैसी एग्जामिनेशन के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि हमको याशी ने बताया कि इन्होंने इन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस किया और इस तरह की सफलता इन्होंने प्राप्त की। याशी, मैं अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, केवल एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा और वो क्वेश्चन सभी बच्चों के वेलफेयर के लिए है। मैं चाहूँगा कि इस हिंदुस्तान के, हमारे भारतवर्ष के, हमारे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं, एक आप मैसेज उनको ज़रूर दें कि नीट या IIT जैसी एग्जामिनेशन को ये बच्चे अपने दम पे यदि क्रैक करना चाहते हैं, सेल्फ मोड पे क्रैक करना चाहते हैं, बिना किसी फिजिकल प्लेटफॉर्म के क्रैक करना चाहते हैं, बिना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के क्रैक करना चाहते हैं, तो व्हाट दे शुड डू, क्या उनको करना चाहिए, क्या वो ऐसा कर सकते हैं, और यदि वो कर सकते हैं तो वो कैसे करें। ये आपका संदेश कहीं ना कहीं उन बच्चों को एक स्पेशल मोटिवेशन देगा, क्योंकि एज ए टीचर तो हम बच्चों को कई बार बात बोलते हैं लेकिन वो उसको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन एज ए स्टूडेंट्स और एज ए सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है वो आज आपकी बात सुनेंगे। तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी विद्यार्थियों को लगातार 2015 से मैं विद्यार्थियों को लगातार इसी बात के लिए बोल रहा हूँ कि भाई सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, मोबाइल से दूरी बनाओ, इंटरनेट का यूज़ कम से कम करो, बुक में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन एक्चुअल एंड द रियल वे के अंदर बच्चे इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो मैं चाहूँगा आप बताएं, क्योंकि मुझे जो आपसे बात करने में लगा है ना कि आपने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को छोड़ा है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप बच्चों को? हर बच्चे को अपना पोटेंशियल पता होता है, तो अपने पोटेंशियल को और उसके बारे में और सोचो कि क्या मेरा पोटेंशियल हो सकता है, अपना खुद का शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो। और उसके बाद जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सबको छोड़ दो, और जो भी सोर्स है उस पर एक साथ सोर्स को बिल्कुल डाउट मत करो किसी भी सोर्स पे। और मेरे भैया उसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे। तो याशी का मैं कहना चाहूँगा, उसका मेन मोटिव या मेन उसका जो फैक्टर था कि जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिली है, वो उसका था ट्रस्ट। सबसे पहले मुझ पर, फिर जो मैंने रिसोर्सेज बोले उन पर। तो मैं बच्चों को लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से एक तो बात ये आती है कि धीरे धीरे छोड़ेंगे, ये बहुत बच्चों में सुनने में आया कि धीरे धीरे छोड़ेंगे। राइट, आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि एक झटके में छोड़ो, ऑन द स्पॉट धीरे धीरे नहीं छोड़ पाओगे। बिल्कुल सही है। याशी की एक बात मेरे को समझ आई, इसने 2 बार डिसीजन लिया, 138 नंबर पे भी डिसीजन लिया, 450 पे भी डिसीजन लिया, ऑन द स्पॉट लिया। घर वाले खुद विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये एकदम इतना मोटिवेट कैसे हो गई, उसने सोच लिया तो आज वो 658 पे आ चुकी है। राइट। तो 2-3 चीज़ें, ऑन द स्पॉट डिसीजन आपको लेना है, उसी से होगा। दूसरी चीज़ है आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज पे, अपने टीचर्स पे, और आप उन फैक्टर्स पे ही सोचो जो आपके हाथ में है। ये सब मत सोचो कि ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है। ज़्यादातर बच्चे उन चीज़ों में दिमाग लगाते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। भाई सीधी सी बात है, सभी टीचर अच्छे हैं, हाँ, सभी सोर्सेज अच्छे हैं, हाँ, हर मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल है वो बिल्कुल यूजफुल है। बस बात केवल इतनी सी होती है कि उस पर ट्रस्ट किया जाए और ट्रस्ट करके उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। राइट। वो भी उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं। बिल्कुल भाई, कोई सा भी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, लगभग सभी मटेरियल सिमिलर हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, अदरवाइज इट्स एंड एवरीथिंग इज सेम। बट बात केवल ट्रस्ट की होती है। कहते हैं ना, जहाँ विश्वास है वहीं पर सफलता है। तो भाई कहीं ना कहीं जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, स्कूल लेवल पे उन्होंने आपको पढ़ाया है, आप उनके ऊपर पूरा विश्वास रखें, उन्होंने आपको जो भी बोला है उसको आप फॉलो करें, एज वेल एज जो भी स्टडी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसको ट्रस्ट करें, बार बार उसको बदलने की कोशिश ना करें। यदि आप उन पर ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी सफलता को आप प्राप्त
कर सकेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा हर्ष आपसे बात करके, याशी आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वीडियो जितने बच्चों तक पहुंचेगा वो लोग भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे और एक सही तरीके से अपनी स्टडी की स्ट्रेटजी को बहुत बेहतर तरीके से फ्रेम करेंगे और इसी तरह की सफलता को वो प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वन एंड ऑल। जय हिंद।